निकल रहे हैं देवाशीष दा के पास। दोस्तों हम आ गए हैं, फाइनली दोस्तों हम आ गए हैं देवाशीष दा के पास। देवाशीष दा ये सामने। कैसे है दादा? ठीक है, आ जाइए। हेलो साथियों, तो अब आ गए हैं मेरे देवाशीष दा का जिम में। देवाशीष दा बताएंगे कि कैसे वर्कआउट करना चाहिए, कैसे डाइट लेना चाहिए। ये मेरे देवाशीष दा है। हेलो। हाँ देवाशीष दा, तो जो 60 साल का 65 साल का उसको क्या डाइट चाहिए, उसको क्या वर्कआउट करना चाहिए, शेड्यूल थोड़ा बताइए। 60 साल 65 साल जी। 60 साल 65 साल की उम्र में देखिए, 60 साल 65 साल की उम्र में क्या होता है, बॉडी ब्रेकडाउन हो जाना शुरू हो जाता है। तो उन लोगों को क्या, खाना सबसे पहले जरूरी चीज़ होता है। खाना उन लोगों को हल्का कर देना चाहिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, वो बहुत कम खाना चाहिए जी। और प्रोटीन ही इंटेक बढ़ाना चाहिए। साथ में कुछ माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे विटामिन, मिनरल्स, खास करके हम लोगों में कैल्शियम, इंडियन पीपल में कैल्शियम का बहुत कमी होता है, कैल्शियम थोड़ा बढ़ा देना चाहिए। और मॉडरेट एक्सरसाइज 30 से 40 मिनट का थोड़ा सा, जैसे हल्का सा कुछ कार्डियो वगैरह, वॉकिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, बहुत हल्का से आपका वेट ट्रेनिंग, इस टाइप का एक्सरसाइज करना पड़ेगा ताकि उसका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी ठीक रहे और मसल्स पावर भी ठीक रहे। बहुत ज़्यादा कुछ एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए 60-65 साल की उम्र में। अगर बहुत दिन से कोई कर रहा है, यूज टू है, तो अलग बात है, वो तो यूज टू है, बहुत दिन से कर रहा है, वो कर लेगा। लेकिन अगर कोई नया बंदा है, नया आदमी है, वो औरत हो, आदमी जो भी हो, 60-65 साल की उम्र में एक्सरसाइज करना चाहिए, तो धीरे से बहुत स्लोली पहले वार्मिंग अप, स्ट्रेचिंग वगैरह, और धीरे धीरे फिर जाके हल्का कार्डियो, हफ्ते में 2-3 दिन करके कार्डियो करना, थोड़ा मसल एक्सरसाइज, हर मसल्स का एक्सरसाइज थोड़ा बहुत कर सकते हैं। अगर कोई इसको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सबसे पहले जरूरी होगा इन लोगों के लिए कि थोड़ा डॉक्टर से पहले कंसल्ट कर ले, क्योंकि इस उम्र में हमेशा प्रेशर, शुगर, ये वो वगैरह बहुत कुछ, हार्ट में ब्लॉकेज, बहुत कुछ मिल जाते हैं। तो ये सब देखने के बाद ही कोई अच्छा सा ट्रेनर के पास अंडर शुरू करना चाहिए। तो दादा जैसे वेट लॉस के लिए क्या करना होगा? ये वो देखो, वेट लॉस एक कोई जादू नहीं है। वेट लॉस के लिए कोई रॉकेट साइंस भी नहीं चाहिए, ये बहुत इजी चीज़ है। जैसे हम लोग जितना कैलोरी इंटेक कर रहे हैं, हम लोग खा रहे हैं, अगर 2500, 2000, 3000 कैलोरी खा रहे हैं डेली, और हम लोग के देखा गया कि सारा दिन के वर्कआउट में 1500 कैलोरी खर्चा हो रहा है, तो क्या हो रहा है, 1-1500 कैलोरी वो जम रहा है, वो कैलोरी जम रहा है, एज ए फैट कन्वर्ट कर लेता है बॉडी, वो एनर्जी है, ताकि जब खाना ना मिले उसको ब्रेक करके बॉडी उसको एनर्जी बना सके। तो अगर हम लोग पहले इनटेक को, मतलब जो तो खा रहे 1500 से 1800 कैलोरी के अंदर खाना स्टिक कर ले, और वर्कआउट के द्वारा वो जो हम लोग 1500 कैलोरी बर्न कर रहे थे उसको 2000 कैलोरी कर लेते हैं, तो क्या हुआ, मैं 200 कैलोरी डेली जो खा रहा हूँ उससे ज़्यादा बर्न कर रहा हूँ, तो फैट धीरे धीरे गलता जाएगा। सही बात। दादा इसके लिए क्या होगा, आपको डायबिटीज़ और जो थायराइड वाला पेशेंट है, वो लोग को क्या वर्कआउट रहेगा, वो लोग का क्या डाइट रहेगा थोड़ा? हाँ, ये थायराइड और डायबिटीज़ ये दोनों एंडोक्राइन प्रॉब्लम है। तो थायराइड एक अलग चीज़ हो गया, डायबिटीज़ एक अलग चीज़ हो गया। डायबिटीज़ में क्या होता है, जो इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो जाता है, तो शुगर लेवल उनका बढ़ जाता है। तो उसको क्या है, कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले, मीठा, कोई भी मीठा, कार्बोहाइड्रेट, ये सब बहुत कम करके एक्सरसाइज करना पड़ेगा, कार्डियो बेस्ड एक्सरसाइज करना पड़ेगा ज़्यादा, ताकि उसका जो एक्स्ट्रा शुगर है वो बर्न हो जाए। और रह गया थायराइड। थायराइड एक मतलब थायराइड होता है यहाँ पे। तो थायराइड का बीमारी 2 टाइप का होता है, हाइपोथायराइड एंड हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म है तो मतलब कि आपका थायराइड ज़्यादा, थायराइड का हार्मोन निकल रहा है, तो आप दुबले होते जाओगे, आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, आप ओवर एक्टिव हो जाओगे। और ज़्यादातर देखा जाता है हाइपोथायराइड। हाइपोथायराइड का मतलब क्या होता है, हाइपोथायराइड में आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो अंडर एक्टिव है, मतलब कि आपका जो थायराइड हार्मोन है वो कम निकल रहा है, तो इसलिए आपका TSH बढ़ जाता है, वो दिखाता है कि आपका थायराइड ग्लैंड अंडर एक्टिव हो गया। तो इस सिचुएशन में थायराइड ग्लैंड अगर हाइपोथायराइड हो जाए तो बहुत सारा छोटा छोटा प्रॉब्लम आपको दिखाई देगा बाद में, जैसे विटामिन एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, आयरन की कमी दिखाई देगी, बाद में आपका एनर्जी लेवल कम होता जाएगा। तो इसमें खाने का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है थायराइड में। थायराइड में आपको खाना पड़ेगा, जैसे आपका कैलोरी कम बर्न हो रहा है, मेटाबॉलिक रेट थायराइड हाइपोथायराइड में स्लो हो गया है, आप मोटे हो जा रहे हो, तो मोटे हो जाने से सबसे पहले खाना छोड़ना पड़ेगा फैटी चीज़, आपको कम करना पड़ेगा कार्बोहाइड्रेट जैसा चीज़,
आपको कुछ ऐसे समझ जैसे कि कॉफ़ी, सोयाबीन, पीनट मतलब मूंगफली, ये सब आपको छोड़ना है, फूल गोभी, बांधा गोभी, ये सब आपको खाने में छोड़ना है। थायराइड पेशेंट अगर खाना ठीक से नहीं लेगा, मतलब उसको जो खाना छोड़ना है जो खाना है नहीं, तो एक्सरसाइज करके रिजल्ट आना बहुत मुश्किल हो जाता है, मेटाबॉलिक रेट बहुत स्लो हो जाता है जी। इसलिए आपको थायराइड पेशेंट के खाने के बारे में सबसे माने सावधान रहना पड़ता है। क्या खाए क्या ना खाए वो डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके उस हिसाब से आप आपका डाइट प्लान बनाइए और थोड़ा सा एक्सरसाइज रेगुलर करिए, तो धीरे धीरे आपका वेट लॉस करना चाहते तो वो भी होगा। अगर थायराइड होने से ना और एक चीज़ होता है, जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो भी कम हो जाता है, और टेस्टोस्टेरोन लेवल हार्मोन एक ऐसा है जो मसल्स को बढ़ाता है। तो अगर कोई बॉडी बिल्डर बंधु है, भाई है, जो टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो चुका है थायराइड के कारण, मसल नहीं बढ़ रहा है, तो उसको कुछ सप्लीमेंटेशन हो सकता है, कुछ आयुर्वेदिक चीज़ भी हो सकता है जिससे टेस्टोस्टेरोन नेचुरली बढ़ता है, तो वो सब ट्राई कर सकते हैं, ना कि स्टेरॉयड। थायराइड पेशेंट स्टेरॉयड लेने से काफ़ी दूर रहना चाहिए, उससे आपका थायराइड ग्लैंड में कैंसर होने के चांसेस है। सो बी वेयर, थायराइड पेशेंट कभी भी जाके धुमाधूम किसी भी ट्रेनर के अंडर कोई भी स्टेरॉयड मत लेना। अगर लेना है तो एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके लेना। बाकी आप लाइफस्टाइल ठीक करो, थोड़ा एक्सरसाइज करो, आप ठीक रहोगे। और दादा वो नशाखोर के लिए क्या बोलना चाहेंगे आप, नहीं समझे? जो नशा करते हैं? नहीं, नशा देखो आजकल तो ये नशा तो हम लोग के यंग एज को खा जा रहा है। नशा करोगे थोड़ी सी टाइम के लिए मज़ा लगेगा, लेकिन ज़िंदगी भर का सज़ा मिलेगा। एक्सरसाइज करो यार, एक्सरसाइज करने से ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन, ये सब हार्मोन निकलता है, इन लोगों का हैप्पी हार्मोन बोलता है, दिन भर हैप्पी रहोगे। हम लोग नशा क्यों करते हैं? 1, 2, 3, 4 घंटा मतलब मज़ा रहता है, आनंद रहता है। एक्सरसाइज करो ना, दिन भर अब तुमको मज़ा रहेगा। ये हार्मोन जब सीक्रेट होने लगेगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, एंडोर्फिन हार्मोन, ये हैप्पी हार्मोन सीक्रेट होने लगेगा, पूरा दिन मज़ा रहेगा, ज़िंदगी भर स्वस्थ रहोगे, तंदुरुस्त रहोगे, फैमिली को देखभाल कर पाओगे, अपने आप को अच्छा लगेगा, और रिश्तेदार मोहल्ला वाला भी तुमको इज्जत करेगा। नशा करोगे बॉडी भी ख़त्म, इज्जत ख़त्म, पैसा ख़त्म, सब ख़त्म, मत करो। और दादा जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि जिम करने से जॉइंट में प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसके लिए क्या बोलना चाहेंगे? हाँ सही, अच्छा सवाल है भाई साहब। जिम करने से जॉइंट में प्रॉब्लम नहीं होता है। क्या होता है ना, अगर आप खुद से कुछ अनाप शनाप उल्टा पुल्टा करने लगोगे, आपकी हिम्मत से बहुत ज़्यादा कोशिश करोगे, तो आप जिम क्यों, कुछ भी काम करो ना, उसमें आपको प्रॉब्लम होगा। तो जिम अगर एक अंडर जो एक्सपीरियंस ट्रेनर करोगे, आपका बॉडी का क्वालिटी कैसा है, आप 3 टाइप का बॉडी होता है, एक्टोमॉर्फिक होता है, एंडोमॉर्फिक होता है, मेसोमॉर्फिक होता है। तो आपका बॉडी का क्वालिटी कैसा है, कौन सा पैटर्न में आप आते हो, किस टाइप का एक्सरसाइज आपको करना है, क्या क्या चीज़ खाने हैं, ये सब अगर साइंटिफिकली आप जाओगे तो कोई नहीं है। बहुत सारे बॉडी बिल्डर पहले का 95, 100, 110-20 साल तक जिए हैं। अगर आप गलत करोगे तो गलत, कोई भी काम ज़्यादा करोगे तो प्रॉब्लम हो ही सकता है। एक्सरसाइज में जॉइंट में प्रॉब्लम नहीं आता, बहुत ज़्यादा कोशिश करने से और अंडर न्यूट्रिशन होने से ये हो सकता है। तो जॉइंट्स में बहुत सारा है क्लाइंट मेरा, जो जॉइंट्स में प्रॉब्लम होता है, लेडीज़ है, जेंट्स है, सबको जॉइंट में प्रॉब्लम हो रहा है, तो लोग के लिए क्या डाइट होना चाहिए? कैल्शियम फूड होना चाहिए जिसमें कैल्शियम हो, जैसे डेयरी प्रोडक्ट हो, डेयरी प्रोडक्ट में बहुत सारा कैल्शियम हो गया। अंडा खाना चाहिए, अंडे में कैल्शियम होगा। साग होता है, हम लोग बंगाली में पुई साग बोलता है, पुई का साग, पाट साग, इस सब में कैल्शियम होता है। अगर इस सब से भी पूरा नहीं हो रहा है तो आपको कैल्शियम का सप्लीमेंट्स लेना चाहिए, ताकि आपका जॉइंट सप्लीमेंट। और एक चीज़ है ग्लूकोजामिन बोलते हैं, वो आप ग्लूकोजामिन नेचुरली उतना मिलेगा नहीं, ग्लूकोजामिन का एक टैबलेट आता है जो कि जॉइंट के फ्लूइड को बढ़ाता है। हम लोग का किसी का होता है कि जो हड्डी, जो हड्डी है वो मजबूत है, लेकिन जॉइंट में ना एक मोबिलिटी के लिए एक स्लीपरी एक लिक्विड होता है, उसको ग्लूकोजामिन खाने से वो थोड़ा बढ़ता है। वो अगर कम हो जाएगा ना तो कड़क सी आवाज़, थोड़ा सा जॉइंट मोबिलिटी मूवमेंट में थोड़ा सा दिक्कत, ये सब मिल सकता है। तो आप ग्लूकोजामिन लो, ग्लूकोजामिन का सप्लीमेंट्स, कोई भी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से बात करो, ग्लूकोजामिन सप्लीमेंट्स लो, और कम हो जाएगा। और दादा आपसे अगर ट्रेनिंग ले कोई, तो क्या एड्रेस है आपका जिम का? हाँ, मेरा जिम का एड्रेस है शिलीगुड़ी, आश्रमपाड़ा, नजरुल सरणी, JTS क्लब। जिम का नाम है अल्टीमेट फिटनेस स्टूडियो। आप गूगल में भी सर्च करके देख सकते हो। चलिए, थैंक यू दादा। वेलकम।
थैंक यू सो मच। और आपका जिम में विज़िट करने के लिए, और वो जो एड्रेस लोकेशन हम सारा चीज़ हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो फिर आप आ सकते हैं। दादा का कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल देंगे, आइए। और दादा जो है हमारे बड़े भाई हैं, गुरुजी भी हैं, और इनसे ट्रेनिंग लीजिए और अच्छा ट्रेनिंग मिलेगा। और चलिए ठीक है, फिर बाय बाय। दादा एक लास्ट सवाल है, जैसे कि लोग बोलते हैं कि पेट कम करने के लिए पेट का एक्सरसाइज करना ज़रूरी है या क्या करना चाहिए, उसके लिए बताइए। बहुत अच्छा सवाल है। ये एक र्यूमर, एक मीथ है जो फैल चुका है फिटनेस इंडस्ट्री में। अगर किसी का पेट बढ़ा हुआ है, मतलब उसमें फैट है, तो फैट जमा होता है सबसे पहले पेट में। हम लोग जो खाते हैं उसको जो एक्सेस हो जाता है खाना, बॉडी उसको एज ए फैट कन्वर्ट करके जमा करता है। कहाँ जमा करता है? सबसे पहले पेट में, उसके बाद पूरा बॉडी पे थोड़ा बहुत लगेगा। अब पेट कम करने के लिए पेट का एक्सरसाइज बहुत सारा करेंगे तो पेट कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले समझना होगा, दुनिया में आज तक, अभी तक ऐसा कोई ना एक्सरसाइज बना है, निकला है, ना कोई दवाई निकला है कि पर्टिकुलर उस एरिया से फैट को निकाला जाए। अगर आपको लगता है कि आपके बैक में फैट निकाला जाए, ये वाला दवा खा लिया तो बैक का फैट निकल गया, नहीं होगा। आप ऐसा कोई एक्सरसाइज करोगे कि बैक का फैट निकल जाएगा, नहीं होगा। अगर फैट निकलेगा तो पूरा बॉडी से निकलेगा। कैसे, मैं समझाता हूँ। कोई बंदा जिंदगी में एक भी एब्स का, मतलब क्रंचेस हो, जो भी हो, लेग राइजेस हो, एक्सरसाइज ना करके भी वो अपना पेट घटा सकता है। और कोई बंदा जिंदगी भर सिर्फ पेट का एक्सरसाइज किया, उसका पेट नहीं घटा, ये भी हो सकता है। मतलब क्या हुआ इस बात का? आप कोई भी एक्सरसाइज जब भी कर रहे हो, मतलब आप कैलोरी बर्न कर रहे हो, पूरा बॉडी से वो फैट बर्न हो रहा है। पेट में ज़्यादा है इसलिए पेट का थोड़ा ज़्यादा बर्न हो रहा है, घट रहा है। पैर में, हाथ में, बैक में थोड़ा लेयर कम है, इसलिए ज़्यादा कम हो रहा है। ठीक है। अगर पेट में फैट का लेयर 3 इंच 4 इंच होगा किसी का, तो हाथ में तो उतना मोटा होगा नहीं, उसमें आधा इंच का होगा। तो मतलब अगर आप पूरे बॉडी से फैट लॉस कर रहे हो तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर घटेगा तो पेट से 4 सेंटीमीटर घटेगा। तो आप जब पेट का एक्सरसाइज कर रहे हो तब भी आप कैलोरी बर्न कर रहे हो, तब भी आपका थाइस का फैट घटेगा, तब भी आपका बैक का फैट घटेगा, तब आपका पेट का फैट भी घटेगा। अगर आप थाइस एक्सरसाइज कर रहे हो, बैक कर रहे हो, चेस्ट कर रहे हो, आर्म्स कर रहे हो, कोई भी एक्सरसाइज सही से कर रहे हो तो आपका कैलोरी बर्न हो रहा है, मतलब आपका पेट का फैट भी घट रहा है। तो ये नहीं कि पेट का मोटा है, पेट में फैट ज़्यादा है, तो बहुत सारा पेट का एक्सरसाइज करो और करके कमर में इंजरी बना लो, ये सही नहीं है। ये पेट का एक्सरसाइज भी करना जरूरी है। पेट का, तो फिर एक सवाल होगा कि पेट का एक्सरसाइज क्यों करें? पेट का एक्सरसाइज, एब्स का एक्सरसाइज इसीलिए करो ताकि आपका पेट में भी मसल होता है, एब्स में मसल होता है, वो एब्स स्ट्रांग हो जाए ताकि आप थोड़ा सा ज़्यादा और एक्सरसाइज कर पाओ। पेट का मसल, कोर मसल अगर स्ट्रांग होगा तो बाइसेप्स वगैरह बहुत सारे एक्सरसाइज, तो ज़्यादा आप वेट उठा पाओगे और अच्छी तरह से एक्सरसाइज कर पाओगे। इसीलिए और एक चीज़ है, एब्स का एक्सरसाइज करोगे तो एब्स में जितना ऑर्गन्स होते हैं वहाँ से एंजाइम्स वगैरह वो सब वगैरह ठीक ठाक सीक्रेट होगा। तो इसीलिए एब्स का एक्सरसाइज करो, लेकिन ये दिमाग में मत रखो कि सिर्फ एब्स का एक्सरसाइज करोगे और पेट घट जाएगा, नहीं होता है ऐसा। पूरा बॉडी का करना चाहिए। कुछ लोग हैं वेट लॉस का चक्कर में सिर्फ कार्डियो कर रहे हैं। बहुत गलत है, बहुत घंटों कार्डियो करते हैं। नहीं, बहुत गलत है, बहुत खराब है। कार्डियो, जिम में कार्डियो का मतलब ज़्यादातर लोग समझते हैं कि ट्रेडमिल में जाके दौड़ो जी। तो एक ये चीज़ है, कार्डियो, ट्रेडमिल जब इन्वेंट हुआ था, जब निकाला था, तब बोलता कि ये वरदान है फिटनेस के लिए। अभी ऐसा नहीं कहा जाता। एक चीज़ समझ लेना, आप लोग जब ट्रेडमिल में हम लोग दौड़ते हैं ना, तो टोज के ऊपर नहीं दौड़ पाते हैं, एंकल आता है, एंकल एरिया गिरता है। हम लोग जब ग्राउंड में दौड़ते हैं, रास्ते में दौड़ते हैं, तो टोज के ऊपर ऐसे शॉक एब्जॉर्बिंग होता है, और ट्रेडमिल के ऊपर पूरा एंकल मारता है ऐसे, तो उससे आपका एंकल जॉइंट, नी जॉइंट एंड वेस्ट जॉइंट में जात मिलता है। ये तो हो गया आपका नुकसान बहुत ज़्यादा ट्रेडमिल करने का। सेकेंडरी थिंग, ट्रेडमिल और कार्डियो जो भी करेंगे, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन वो भी मॉडरेट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कार्डियो करते जाएंगे और फैट आपका ऐसे लूज होता जाएगा, नहीं होगा। वो आपका बॉडी का ग्लाइकोजन पहले खत्म कर देगा, उसके बाद मसल मास जलेगा, उसके बाद आपका स्केलेटल मसल मास बर्न होता जाएगा, ना कि आपका फैट। तो वेट ट्रेनिंग इज 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम बेटर देन कार्डियो। थोड़ा बहुत मॉडरेट कार्डियो कीजिए, हफ्ते में 2 से 3 दिन 20 से 30 मिनट मोर देन एनफ, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। आप वेट ट्रेनिंग कीजिए, सही से कीजिए, प्रॉपर कीजिए। वेट ट्रेनिंग से बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दी वेट लॉस होगा। कार्डियो से बेटर है वेट ट्रेनिंग करना। ज़्यादा कार्डियो करने से आपका जॉइंट में गैप कम हो जाएगा, जॉइंट का फ्लूइड सूख जाएगा। अभी आपको कुछ पता नहीं चल रहा है, हो सकता है 10 साल 20 साल बाद आपका नी में, एंकल में प्रॉब्लम हो जाए। तो सावधान रहिए, जानकर बनिए। थैंक यू। तो साथियों, तो आप लगा है भूख, तो जा रहे हैं दादा के साथ खाना खाने। चलिए फिर दादा, खाने कितना देर में चल रहे हैं? चलो निकलते हैं, चलिए। Back from the dead.
motherfucking drop. The countdown has just begun. Are you ready? ठीक है दादा, फिर निकलते हैं, मिलते हैं फिर, ठीक है, बाय दादा।